बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 610 लेक्चर नंबर 23 करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर किया करें। आपकी ये छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज से हम इंटरनेट वर्किंग का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। तो बेसिकली आज हमने इसका कंसेप्ट, आर्किटेक्चर और उसके प्रोटोकॉल पर बात करनी है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हमें इंटरनेट जो वर्किंग है उसको डिस्कस ही क्यों करना पड़ा, या हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आई। तो देखें, दुनिया में एक सिंगल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी हर ज़रूरत के लिए परफेक्ट नहीं होती। जैसे हमने ये पढ़ा है ना कि हम हर इंसान के लिए परफेक्ट नहीं हो सकते, हम हर इंसान की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकते। तो बिल्कुल इसी तरह एक ही टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती। एक बड़ी यूनिवर्सिटी या कंपनी की ज़रूरत बहुत मुख्तलिफ होती है, जबकि एक जो छोटी कंपनी होती है उसकी डिफरेंट होती है। तो इसीलिए हम मल्टीपल फिजिकल नेटवर्क्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। इन मुख्तलिफ नेटवर्क्स यानी कि लैन को आपस में जोड़ने के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए होती है जिसे हम रोटर कहते हैं। तो नेटवर्किंग की जो बुनियाद थी वो रोटर्स नहीं रखी थी। तो अब आपने याद रखना है कि रोटर आर गेटवे विच लेड द मोटिवेशन फॉर द नेटवर्किंग। ये आपका इंपॉर्टेंट MCQ है स्टूडेंट। और यहाँ पर आपने ये भी चीज़ याद रखनी है कि इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर नेटवर्क यूजुअली लोकल एरिया नेटवर्क सो डैट दे पास। तो हमारा नेटवर्क कैसे बनता है? जब हम इंटरकनेक्शन करवाते हैं 2 और मोर नेटवर्क्स का, जो होस्ट और सोर्स के दरमियान डिफरेंट डेटा को लोकली या फिर इंटरनेशनल या हमारी वाइड रेंज तक ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। ये हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर ही चीज़ डिस्कस कर ली थी। कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सर्विस। यूनिवर्सल सर्विस का कंसेप्ट क्या है? देखें, जब शुरू में मुख्तलिफ नेटवर्क्स बने तो मसला ये था कि एक नेटवर्क का कंप्यूटर सिर्फ अपने ही नेटवर्क से बातचीत कर सकता था, या फिर अपने ही नेटवर्क के अंदर मौजूद नेटवर्क से बात कर सकता था। तो इस तरह क्या हुआ कि एक बिल्कुल अलग थलग सा आइसलैंड बन गया। हर कोई सिर्फ अपने तक ही महदूद था। एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। तो फिर यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस करवाया अपनी यूनिवर्सल सर्विस को। इसके अंदर क्या होता है? क्या कम्युनिकेशन सिस्टम डेट सप्लाई यूनिवर्सल सर्विस, जो यूनिवर्सली सप्लाई करता है अपनी सर्विस को, अलाउ आर्बिट्रेटरी पेयर्स ऑफ। तो ये भी अलाउ करता है कि हमारे जो आर्बिट्रेटरी कंप्यूटर्स हैं उनके साथ हम कम्युनिकेट कर सकें। तो यूनिवर्सल सर्विस इज डिजायरेबल बिकॉज इट इंक्रीज इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी। तो ये हमारी ख्वाहिश थी, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी जो इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाती है। फर्स्ट करें, यूनिवर्सिटी का फाइनेंस डिपार्टमेंट विंडो सर्वर इस्तेमाल करता है, जबकि जो एडमिन डिपार्टमेंट है वो लिनक्स यूज करता है। अगर इनके दरमियान कोई यूनिवर्सल सर्विस हो ही ना, इन दोनों के दरमियान कनेक्शन हो ही ना, तो फाइनेंस वाला एडमिन को बराह रास्त एक मेल भी नहीं कर सकता। ये तो एक बड़ा मसला बन गया कि एक ही यूनिवर्सिटी है, एक ही मकसद है, और सिर्फ एक नेटवर्क के चेंज होने की वजह से क्या होता है कि उन दोनों का कनेक्शन हो ही नहीं पाता, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हम मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी को एक यूनिवर्सल सर्वर से जोड़ देते हैं। तो यूनिवर्सल सर्विस इन अ हिट्रोजीनियस वर्ल्ड। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इन मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी को जोड़ने के लिए कोई सिंपल सी डिवाइस, जैसे हमारे पास सिंपल सी डिवाइस की अगर हम बात करें, हमारे पास ब्रिज 2 इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी का डेटा जो होता है, पैकेट, उसका डेटा और पैकेट की शक्ल प्लस उसका फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हम एक ही डिवाइस से किस तरह गुजारा कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर ये ऐसा ही है जैसे एक नेटवर्क इथरनेट फ्रेम है हमारे पास, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या करता है, इसकी और आसान अगर हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क है हमारा, वो उर्दू बोलता है, उस नेटवर्क को हम क्या लेते हैं? इथरनेट फ्रेम, ठीक है। और एक नेटवर्क है हमारा जो चाइनीज बोलता है, तो उसको हम क्या लेते हैं? वाईफाई। एक सादा तार या ब्रिज इन दोनों की बातचीत को आपस में समझा तो नहीं सकती ना, हमें एक ऐसा ट्रांसलेटर चाहिए जो दोनों जुबानों को समझता हो। तो अब आपने याद रखना है
इस कंसेप्ट से होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है जो दोनों के लिए कंपैटिबल हो। तो अब ब्रिजिंग को यूज करना हमारे लिए फायदेमंद क्यों नहीं था? क्योंकि ये हमारे लिए टोटली अनकम्पैटिबल था। क्यों अनकम्पैटिबल था? क्योंकि हमारी जो पैकेट था उसका फ्रेम और साइज प्लस उसका फॉर्मेट टोटली डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटर नेटवर्किंग। तो यहाँ पर आता है हमारा इंटर नेटवर्किंग। अब इंटर नेटवर्किंग ने क्या किया, हमने बहुत बार पढ़ लिया कि इसने हमें एक ऐसी हिट्रोजीनियस सर्विस प्रोवाइड की जिसके थ्रू हम यूनिवर्सली एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो दैट्स आर कॉल्ड नेटवर्किंग। और इसे इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को यूज कर सकते हैं। फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन विद रोटर्स। तो अब हम किस तरह से कनेक्शन बनाते हैं? अब हमने ऊपर जो अनकम्पैटिबिलिटी डिस्कस की थी यूनिवर्सल सर्विस के लेक्चर के अंदर, जो हमें मसला पेश आया था, उसको खत्म करने के लिए रोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस अनकम्पैटिबिलिटी को खत्म करने के लिए किसको यूज करते हैं? हम रोटर्स को यूज करते हैं। रोटर एक स्पेशल पर्पस डिवाइस होती है जिसका काम ही मुख्तलिफ फ्रेम फॉर्मेट्स और एड्रेसिंग वाली टेक्नोलॉजियों को आपस में जोड़ना होता है। ये जो आपका MCQ है प्लस आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने याद रखना है कि ऐसा कौन सी हमारे पास डिवाइस होती है जिसका काम ही होता है कि वो डिफरेंट फॉर्मेट प्लस डिफरेंट फ्रेम वाली एड्रेसिंग टेक्नोलॉजी को आपस के अंदर लिंक करे। तो दैट इज अ रोटर। और हमारी जो फिजिकल नेटवर्किंग कनेक्शन है वो विदाउट रोटर पॉसिबल ही नहीं होते। ब्रिजेस तो वहां पर हम यूज कर ही नहीं सकते ना। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेट आर्किटेक्चर। तो हमने इसका कंसेप्ट देख लिया, अब आर्किटेक्चर देखते हैं। कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपना पूरा नेटवर्क सिर्फ एक अकेले रोटर पर नहीं चला सकती। नेचुरल सी बात है कि जब नेटवर्क बड़ा होगा तो उसके लिए हमें मल्टीपल रोटर चाहिए होंगे। इसकी दो वजूहात हैं। अब हम उसकी रीजन भी देख लेते हैं कि भाई क्यों एक ही रोटर से सबका काम नहीं हो सकता। तो पहली रीजन है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाती है जो एक प्रोसेसर हैंडल ही नहीं कर पाता। अभी हमने जो बात की है कि हमारा जो नेटवर्क है वो ही बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरी जो चीज है रिडंडेंसी, यानी अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा काम करता रहे। ठीक है, अगर हमने एक ही लगाया हुआ है तो एक्सीडेंटली वो खराब हो गया तो क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क ही फ्लॉप हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसीलिए हम मल्टीपल रोटर्स को यूज करते हैं। तो अगर देखें आपकी यूनिवर्सिटी का पूरा नेटवर्क सिर्फ एक रोटर से गुजर कर आ रहा है, तो अगर वो रोटर जल गया तो पूरी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क बंद हो जाएगा, जो इंटरनेट है वो बंद हो जाएगा। इसीलिए हमेशा बैकअप के तौर पर एक से ज्यादा रोटर्स लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ कोई MCQ तो नहीं है, हम इसको देख लेते हैं। नो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका कोई इंपॉर्टेंट MCQ नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है अचीविंग यूनिवर्सल सर्विस। तो अब हमने ये भी देख लिया कि इसका कंसेप्ट क्या था। हमने ये भी देख लिया कि हमने इसको आर्किटेक्ट किस तरह से करना है। अब आर्किटेक्चर बनाने के बाद हमने देखना होता है कि हमने इसको हासिल कैसे करना है। तो देखें, मुख्तलिफ नेटवर्क्स के दरमियान यूनिवर्सल सर्विस देने के लिए जरूरी था कि सब एक ही जुबान बोले। एक जुबान एक यूनिवर्सल प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है जिसे हम TCP/IP कहते हैं। अब आपको पता है कि जो हमारी इंग्लिश है वो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हर मुल्क के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बल्कि एक ही मुल्क के डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो इंग्लिश को जो हमारी यूनिवर्सल लैंग्वेज या फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाने का मकसद क्या था कि सब लोग इसके अंदर कम्युनिकेट करें और हर मुल्क का बंदा इसको जानता हो या इसको समझता हो। ठीक है, तो यही हमने किया यूनिवर्सल सर्विस के साथ। जिस तरह हमने एक जुबान बनाई जो पूरी दुनिया के लोग जानते हो, समझ सकते हो, वो थी इंग्लिश। तो हमने यूनिवर्सल सर्विस को अचीव करने के लिए जो जुबान बनाई इन द टर्म ऑफ नेटवर्किंग, इट इज कॉल्ड TCP/IP। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि TCP/IP हमारे पास एक यूनिवर्सल सर्विस है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और इससे हम अचीव कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सल सर्विसेज को। अब वर्चुअल नेटवर्क, नीचे हमारे पास एक वर्चुअल नेटवर्क भी दिया गया है। ये देखें, यहाँ पर आपको
यहाँ पर बिल्कुल इसके अंदर नेटवर्किंग नहीं की गई, लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के रोटर्स लगे हुए हैं, ये हमारा फिजिकल नेट है। तो क्या होता है कि जैसे आप देखें, दो ये जो हमारे यूजर्स हैं वो एक नेट के साथ अटैच है, इसी तरह दो एक के साथ अटैच है। इसी तरह हमारे ये देखिए, ये यूजर नेट 2 के साथ अटैच है, ये यूजर हमारे नेट 4 के साथ अटैच है, और ये यूजर हमारे नेट 5 के साथ अटैच है। तो अब नेक्स्ट क्या हुआ, हमारा जो नेट 1 था, ये देखें, हमारा जो नेट 1 था उसके साथ हमने नेट 3 को भी कनेक्ट किया, हमने नेट 1 को भी कनेक्ट किया आपस में, फिर हमने नेट 2 को 4 से भी किया, हमने नेट 1 को 4 से भी किया, हमने नेट 4 को 5 से भी किया, और फिर हमने क्या किया, इन सब को किसके साथ अपना कनेक्ट कर दिया है, हमने इसको रोटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। और देखिए, ये जो बॉक्स है ना, ये वाला जो बॉक्स है, ये हमारा क्या है, रोटर। अब रोटर तो हर जगह ही लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, ये देखें, यहाँ पर भी रोटर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी रोटर लगा हुआ है, यहाँ पर भी रोटर लगा हुआ है। तो इसकी हम आसान से अगर एग्जांपल देखें, जैसे ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान है, जहाँ का प्राइम मिनिस्टर बोलता है, या फिर उसका जो इलाका है उसकी जुबान है उर्दू। ये हम इंडिया है, यहाँ पर जो हिंदी बोली जाती है, और ये है हमारे जो चाइनीज, ये जो मुल्क है ये चाइनीज बोलता है। तो इसने, अब तीनों ने आपस में बात करनी है। अब पाकिस्तानी ने उर्दू के अंदर बात की, और यहाँ पर लगा हुआ था एक रोटर, उसने चेंज कर दी। जब उसने चाइनीज को दी ना, तो चाइनीज की लैंग्वेज के अंदर चेंज कर दी। फिर जब इसने कम्युनिकेट किया तो इसके अंदर उसने कन्वर्ट कर दी। तो ये वाला जो तमाम काम होता है, अदला बदली करना होता है, ये कौन कर रहा होता है, हमारा रोटर की वजह से हम ये चीजें अचीव कर रहे होते हैं। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल होता है उसको हम 5 कंसेप्चुअल लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, 5 लेयर्स के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। सम लेयर्स ऑफ टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल कॉरस्पॉन्ड टू द लेयर ऑफ द आईएसओ। हाँ जी, तो कुछ हमारे रेफरेंस मॉडल को इंडिकेट कर रही हैं, और कुछ हमारे आईएसओ रेफरेंस मॉडल को प्रेजेंट कर रही होती हैं, यानी कि कॉरस्पॉन्ड कर रही होती हैं। तो आईएसओ लेयर स्कीम डजंट हैव अ लेयर दैट कॉरस्पॉन्ड टू टीसीपी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो टीसीपी आईपी की लेयर्स हैं वो कुछ तो हमारी क्या कहते हैं उसे, आईएसओ के रेफरेंस मॉडल को कॉरस्पॉन्ड कर रही होती है, लेकिन आईएसओ लेयर स्कीम डजंट हैव अ लेयर। आईएसओ की कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो कॉरस्पॉन्ड कर रही हो टीसीपी आईपी को। तो यानी कि हमारा टीसीपी आईपी तो कॉरस्पॉन्ड कर सकता है आईएसओ को, लेकिन आईएसओ कॉरस्पॉन्ड नहीं करता हमारे टीसीपी को। तो इसको आपने माइंड के अंदर रखना है स्टूडेंट। बहुत रिपीट होता है ये आपका एमसीक्यू, और थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है कि इसका हमारे पास इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ये हमारे एक दूसरे से क्या होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हम इनकी लेयर्स की बात कर लेते हैं। तो लेयर 1 होती है फिजिकल, सेकंड हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस होती है, थर्ड इंटरनेट, फोर्थ इज ट्रांसपोर्ट, एंड फिफ्थ इज एप्लीकेशन। तो आपने इसकी जो सीक्वेंस है इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब लेयर 1 क्या करती है, ये कॉरस्पॉन्ड टू द बेसिक नेटवर्क हार्डवेयर इन आईएसओ। तो ये बेसिक जो हमारा हार्डवेयर होता है उसको करती है। अब इसके अंदर हमारा हार्डवेयर आ जाता है, हमारी तारें वगैरह आ जाती हैं। नेटवर्क 2 जो हमारी लेयर 2 होती है, ये नेटवर्क इंटरफेस होता है। डेटा के फ्रेम्स को तरतीब देना, जैसे हमारी मैक एड्रेसिंग होती है ना, वो इसके अंदर हो रही होती है, तरतीब देना, अरेंज करना। और नेक्स्ट है 3 लेयर, तो ये हमारे पैकेट्स को डेस्टिनेशन तक रोड करने के लिए यूज होती है, जैसे हमारा आईपी एड्रेस। तो ये CS 602 के, सॉरी CS 601 के कंसेप्ट हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है लेयर 4। तो लेयर 4 क्या करती है, हमारी जो रिलायबिलिटी होती है, यानी कि ट्रांसफर को बहुत अच्छा करती है, जैसे हमारी TCP UDP। तो ये उस लेयर को यूज करती है। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि हमारी आईपी एड्रेस, हमारी TC UDP, इसके अलावा हमारी मैक एड्रेसिंग और हमारी जो हार्डवेयर है, इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। इस बुक के अंदर भी डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह आपने अगर पढ़ ली है या पढ़नी है CS 601, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर किया है। और अब ये जो 6वीं और 7वीं है, ये स्पेसिफाई करती है हमारी एप्लीकेशन को जो यूज़ कर रही होती है इंटरनेट को। होस्ट, कंप्यूटर, रूटर्स एंड प्रोटोकॉल लेयर्स। तो अब इन दोनों का आपस के अंदर क्या रिलेशन होता है। होस्ट यानी कि हमारे कंप्यूटर्स और रूटर दोनों को TCP/IP सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, लेकिन रूटर्स को लेयर 5 की जरूरत नहीं होती।
क्योंकि इस पर कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं हो रही होती। दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि हमारा जो रोटर होता है उसको हमारी किस लेयर की ज़रूरत नहीं होती, हमारी लेयर 5 की ज़रूरत नहीं होती। और क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर रही होती। तो होप सो आपको तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ़ी अमान